जय हिंद। स्वागत है आपके अपने चैनल शिव क्लासेस पर। आज के इस क्लास में हम लोग बायोलॉजी का टॉपिक कोशिका का जो है सेकंड पार्ट देखेंगे। इससे पहले पार्ट 1 वीडियो बना दिया गया है। जो चैनल पर पहली बार हैं तो उसे पार्ट 1 देखने का प्रयास करेंगे तो आपको पार्ट 2 जो है समझ में आएगा। चलिए आइए और क्लास को शुरू करते हैं। हमारा लिखा हुआ है कोशिका। कोशिका के बारे में हम लोग बताए थे। कोशिका एक जीव द्रव की रचना होती है जो हमारे शरीर के अंदर निहित होती है। ठीक है, कोशिका क्या एक प्रकार की रचना है जो हमारे शरीर में निहित होती है। इसके बारे में हम लोग कोशिका का डिटेल जो है इससे पहले देख लिए थे। आज हम लोग देखेंगे कोशिका का जो है उसके अंग जो होते हैं, कोशिका का जितने पार्ट होते हैं उसके बारे में समझेंगे। तो पहला पार्ट लिए कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली क्या होता है? कोशिका झिल्ली का मतलब होता है घेरा। ठीक है, कोशिका झिल्ली का मतलब क्या समझेंगे? मान लीजिए कोशिका है और इसकी जो इसके अंदर द्रव है, इसके अंदर जो द्रव है, जीव द्रव है या केंद्रक है, और इसकी जो दीवारें होती है उसको क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली क्या होता है? कोशिका के सभी अवयव एक कोशिका के जो है झिल्ली से घिरे होते हैं, अतः इसे क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका जो है कोशिका के जितने भी अवयव होते हैं, जितने भी अंग होते हैं, सभी एक दीवार के सतह से घिरे होते हैं। जिस दीवार को, उस दीवार को क्या कहते हैं? कोशिका के बाहरी घेरे को क्या कहा जाता है? कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो यहाँ लिखें कोशिका के सभी अवयव कोशिका झिल्ली से घिरे होते हैं, इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है? कोशिका झिल्ली कहा जाता है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अब हम इसी में चलेंगे कि कोशिका झिल्ली क्या होती है। यह जंतु तथा पादप दोनों में पाई जाती है। कोशिका की जो झिल्ली होती है, कोशिका की जो दीवारें होती है, वह जो है जंतु तथा पादप दोनों में पाई जाती है। इस बात को याद रखिएगा। और चलेंगे कोशिका के अंदर, यह जो है कोशिका के अंदर जाने वाले भोज्य पदार्थों का नियंत्रण करता है। कौन? कोशिका झिल्ली। मतलब हम दिखाना चाहेंगे तो इसको देखिएगा आप लोग ऐसे। मान लीजिए कोशिका है और इसके अंदर जो है कोशिका अवयव है, झिल्ली है। ये हमारा झिल्ली जो है एक क्या होता है? कोशिका झिल्ली कह रहा है कि यह कोशिका के अंदर जाने वाले भोज्य पदार्थों का क्या करता है? नियंत्रण करता है। कोशिका झिल्ली जो है किसी जो है भोज्य पदार्थ को जाने का जो है नियंत्रण, मतलब कितना पदार्थ उसके अंदर जाना चाहिए। अब चलते हैं, यह अर्धपारगम होते हैं। कैसा होते हैं? अर्धपारगम का मतलब कुछ भोज्य पदार्थ कोशिका के अंदर भी चले जाते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? अर्धपारगम कहते हैं। अर्धपारगम क्या होते हैं? कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली के बारे में बताएंगे कि कोशिका झिल्ली जो है अर्धपारगम होती है। अर्धपारगम मतलब कुछ भोजन उसके अंदर भी चले जाते हैं। अब हमारा आता है कोशिका भित्ति। कोशिका झिल्ली के बाद इसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसको याद रखिएगा। कोशिका झिल्ली को सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं इंग्लिश में, और कोशिका भित्ति को सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, कोशिका भित्ति क्या होता है? यह केवल पादपों में पाई जाती है। कोशिका भित्ति का मतलब दीवार, यह केवल पेड़ पौधों में ही पाया जाएगा। जबकि झिल्ली की बात करें, हम कोशिका झिल्ली की बात करेंगे तो यह दोनों में, जंतु कोशिका और पादप दोनों में पाए जाते हैं। जंतु और पादप दोनों में पाए जाते हैं। कौन सा? कोशिका झिल्ली। लेकिन कोशिका भित्ति की बात कीजिएगा तो यह केवल पादपों में पाई जाती है। और यह क्या चीज़ की बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, सेलुलोज एक पदार्थ है, उससे बनी होती है क्या चीज़? कोशिका भित्ति। और चलेंगे, यह कोशिका को एक निश्चित आकार एवं आकृति बनाए रखने में सहायक होती है। कोशिका भित्ति का क्या कार्य होता है? तो यह जो है पेड़ पौधों को एक निश्चित आकार देने में मदद करती है और इसकी जो है कठोरता प्रदान करती है। और यदि बात करें हम तो इसकी आकृति बनाए रखने में भी सहायक होती है। कौन? कोशिका भित्ति। अगला चलेंगे, यह पेड़ों को कठोरता भी प्रदान करती है। और यह यदि जंतु कोशिका की बात करें तो जंतु की दीवारें जो है, जंतु कोशिका की दीवारें लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है। यानी जंतु कोशिका की जो दीवारें होती है क्या चीज की बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। जबकि पादप कोशिका जो है सेलुलोज की बनी होती है। पादप कोशिका की भित्ति बताएंगे कि सेलुलोज की बनी होती है। और यदि बात करें जीवाणु कोशिका की तो पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन इसको बोलेंगे, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। और जबकि कवक की बात करें तो कवक की दीवारें जो कोशिका भित्ति होती है वह क्या चीज की बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये अक्सर सवाल में पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। चलिए अब ध्यान रखिएगा। केंद्रक, केंद्रक क्या होता है? तो केंद्रक या कोशिका के मध्य की रचना होती है। केंद्रक के बारे में बताएंगे। कोशिका का जो होता है, कोशिका है उसके अंदर एक केंद्र मध्य की रचना होती है, मतलब बीचों बीच सेंटर में। सेंटर का मतलब केंद्र होता है और उसी को न्यूक्लियस भी कहते हैं केंद्रक को। तो इसके मध्य की एक रचना होती है जिसे क्या कहा जाता है? केंद्रक कहा जाता है। यह जो है पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है। केंद्रक की बात करेंगे हम तो केंद्रक जो होते हैं यह पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। क्या चीज? केंद्रक, न्यूक्लियस पाए जाते हैं। और यह कोशिका का
का सबसे प्रमुख अंग माना जाता है। कोशिका का सबसे प्रमुख अंग किसे माना जाता है? केंद्रक को। केंद्रक को कोशिका का सबसे प्रमुख अंग माना जाता है, क्योंकि यह जो इसका कार्य क्या है? प्रबंधक का कार्य करता है, देख रेख का कार्य करता है, क्योंकि यह कोशिका के प्रबंधक के रूप में कार्य करता है, या कंट्रोलर इसको कह सकते हैं, नियंत्रित करने का भी कार्य करता है। इसीलिए कोशिका को जो है इसीलिए केंद्रक को कोशिका का क्या कहते हैं? कोशिका का जो है सबसे प्रमुख अंग होता है। प्रमुख का मतलब मौलिक अंग है। और यदि बात करें, इसे कोशिका का दिमाग भी कहते हैं। कोशिका का दिमाग, क्योंकि सब कुछ कंट्रोल करता है। जैसे मानव हम हैं, हमारा दिमाग ही यदि सही रहेगा तभी ना हम सब कुछ कंट्रोल कर पाएंगे। हम अपने हाथों से, लातों से, बातों से सब कुछ जो है यानी कंट्रोल करते हैं। आज हम अभी बोल रहे हैं, जो अभी बोल रहे हैं, तो हमारा दिमाग कंट्रोल कर रहा है। तो हमारा दिमाग क्या हो जाएगा? दिमाग का मतलब होता है जो कंट्रोल करने वाला हो। तो यहाँ पर जो है कोशिका को कंट्रोल करने वाला कौन है? कोशिका को नियंत्रित कौन कर रहा है, यानी कंट्रोल कौन कर रहा है, व्यवस्थित कौन कर रहा है? तो उसका नाम क्या है? केंद्रक। इसलिए केंद्रक को हम क्या कहेंगे? कोशिका का दिमाग। इस बात को ध्यान रखिएगा। यदि बात करें इसकी खोज की, तो जो केंद्रक की खोज सन 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। केंद्रक की खोज जो है सन 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन द्वारा किया गया। इसमें क्या क्या जो है, इसमें डीएनए, आरएनए तथा क्रोमोसोम भी पाए जाते हैं। डीएनए का मतलब डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं, आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं, और क्रोमोसोम की बात करें जिसे हम लोग गुणसूत्र कहते हैं, क्रोमोसोम का मतलब गुणसूत्र होता है, वह भी पाए जाते हैं। किसके अंदर? केंद्रक के अंदर। इसलिए जब व्यक्तियों का टेस्ट होता है तो डीएनए टेस्ट कराया जाता है। डीएनए टेस्ट क्या होता है? तो ब्लड में कोशिकाएं होती है, कोशिका के अंदर कौन होता है? केंद्रक होते हैं, और केंद्रक के अंदर क्या मिलेंगे? डीएनए मिलेंगे। तो डीएनए टेस्ट होता है, तो उस समय पता चल जाता है कि यह लड़का लड़की जो है किस माता पिता के जो है, ठीक है, वंशज की बात आता है। तो डीएनए टेस्ट होता है। आरएनए मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, तथा क्रोमोसोम की बात करेंगे तो गुणसूत्र पाए जाते हैं इसमें। और जो है इसमें 70 से 80% प्रोटीन की मात्रा होती है। यदि केंद्रक की बात करेंगे तो बताइएगा 70 से 80% जो है क्या होते हैं? प्रोटीन की मात्रा होती है, जबकि 10% डीएनए पाए जाते हैं। और 2 से 3% की बात करें तो आरएनए मिलेंगे, और 3 से 5% क्या मिलते हैं? लिपिड बने होते हैं, ठीक है, लिपिड मिलते हैं। यानी 2 से 3% आरएनए और 3 से 5% क्या पाए जाते हैं? लिपिड पाए जाते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक है अंतःप्रद्रव्यीय जालिका। अंतःप्रद्रव्यीय जालिका जिसको कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अंतःप्रद्रव्यीय जालिका को इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। अंतःप्रद्रव्यीय का जालिका क्या होता है? यह एक प्रकार की क्या आंतरिक रचना होती है जो कोशिका के अंदर पाया जाता है। आंतरिक रचना जो है, जालिका का मतलब एक जाली की नुमा रहती है संरचना, और चिकनाहट जैसा होता है। तो इसमें बताएंगे यह कोशिका के अंदर पाए जाने वाली एक आंतरिक जो अंग होते हैं जो आंतरिक सहायता प्रदान करते हैं। इसका मुख्य काम क्या है? कि अंतःप्रद्रव्यीय जालिका कोशिका के ही अंग है। ये सब क्या पढ़ रहे हैं? ये सब हम जो बता रहे हैं कोशिकांग है। कोशिकांग का मतलब कोशिका का अंग है। कोशिका के अंदर इतना सारा अंग मिलता है। क्या क्या मिलता है? कोशिका झिल्ली मिलेगा, कोशिका भित्ति मिलेगा, और केंद्रक मिलेंगे, और क्या मिलेंगे? अंतःप्रद्रव्यीय जालिका मिलेंगे, राइबोसोम मिलेंगे, तारककाय मिलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया मिलेंगे, लाइसोसोम मिलेंगे, सब मिलेंगे। जो जो मिलेंगे उसको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो अंतःप्रद्रव्यीय जालिका में क्या होता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको कहते हैं। कोशिका के अंदर आंतरिक संरचना होती है या आंतरिक सहायता प्रदान करती है। और यदि इसकी बात करें खोज की, तो खोज जो है अल्बर्ट क्लाउडे ने किए थे तथा इरानेस्ट ने फुलाम किए थे। इसका नाम कभी कभी पूछा जाता है। अंतःप्रद्रव्यीय जालिका मतलब अब बताएंगे अंतःप्रद्रव्यीय जालिका कितना 2 प्रकार की होती है। अंतःप्रद्रव्यीय जालिका 2 प्रकार की होती है। पहला का नाम बताइएगा चिकनी अंतःप्रद्रव्यीय जालिका, जिसको कहते हैं स्मूथ। स्मूथ का मतलब चिकना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको कहते हैं। यानी यह 2 प्रकार की होती है। क्या चीज़? अंतःप्रद्रव्यीय जालिका जो कोशिका के अंदर होती है, एक चिकनी परत होती है। उस परत का 2 परत होती हैं। पहला परत का नाम क्या है? चिकनी अंतःप्रद्रव्यीय जालिका होती है, जिससे अंग्रेजी में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहा जाता है। शॉर्टकट में इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं? शॉर्ट में बोलेंगे SER। नाम का पहला अक्षर क्या होता है? संकेत होता है। किसी भी लेटर का पहला अक्षर उसका क्या होता है? संकेत। किसी भी नाम का अक्षर हो, लेटर हो, उसका पहला अक्षर क्या कहलाता है? संकेत कहलाता है। तो इसका स्मूथ का पहला अक्षर चोरी किए तो S आया, और इंडोप्लाज्मिक का पहला अक्षर चोरी किए तो E आया, और रेटिकुलम का पहला अक्षर चोरी किए तो क्या आया? R आया। इसको शॉर्ट में SER भी कहा जाता है। SER, S से स्मूथ, E से इंडोप्लाज्मिक, R से रेटिकुलम। तो इसीलिए कहते हैं इसको SER भी कहते हैं। या इसमें कार्बोहाइड्रेट और वसा के जो है संश्लेषण होता है। यह जो है चिकनी अंतःप्रद्रव्यीय जालिका का काम क्या है? इसमें कार्बोहाइड्रेट और वसा की मात्रा जो है यहीं पर संचित होते हैं, जमा होते हैं। संश्लेषण में सहायक होता है कौन? SER।
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यदि दूसरा बात करें तो हमारा दूसरा प्रकार है खुरदरी अंतःपराद्रव्य का। खुरदरी का मतलब होता है रूखड़ा, रूखड़ा का मतलब रफ होता है, तो इसको बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम याद हो गया होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो शॉर्ट में क्या बोलिएगा सर, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें जो है बाहरी झिल्ली की जो है सतह पर छोटे छोटे कण होते हैं। इसकी बाहरी सतह झिल्ली जो होती है, बाहरी झिल्ली का मतलब घेरा, इसकी बाहरी घेरा जो झिल्ली होती है उस पर छोटे छोटे कण होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, राइबोसोम कहते हैं। उसको राइबोसोम कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, छोटे छोटे जो कण होते हैं उसको हम राइबोसोम कहते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है, यहाँ पर प्रोटीन जमा होते हैं। प्रोटीन जितना भी, प्रोटीन कैसे, जब प्रोटीन देखिए अंडा खाइएगा तो प्रोटीन की मात्रा मिलेगी, मछली खाएंगे तो प्रोटीन की मात्रा मिलेगी, यदि आप दाल खाते हैं, यदि मसूर का दाल खाते हैं तो उसमें प्रोटीन की मात्रा भरपूर रहती है। और यदि बात करें और सोयाबीन वगैरह हो गया इसमें, और यदि बात करें हम प्रोटीन की तो अंडा खाइएगा तो प्रोटीन, दूध खाइएगा तो प्रोटीन की मात्रा मिलेगी। तो प्रोटीन जो है जितना भी चीज़ हम खाते हैं वो सब कहाँ जमा होता है, कोशिका के अंदर, अंदर जा कर के कहाँ जमा होता है, तो उसका नाम है अंतःपराद्रव्य जालिका का दूसरा प्रकार का नाम है खुरदरी अंतःपराद्रव्य जालिका, जिसमें राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। वहाँ पर राइबोसोम में स्थित होता है, जमा हो जाता है कौन, प्रोटीन। तो प्रोटीन वहाँ जाकर जमा होता है और एनर्जी के रूप में हमें मिलता है बाद में। उसको जो है माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे तो उसमें समझाएंगे हम। तो यहाँ प्रोटीन जमा होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन का कारखाना भी कहा जाता है, रखिएगा। इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है। राइबोसोम भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है 80S, एक होता है 17S। तो 70S होता है, 70 माने 70S नाम होता है इसका। जो आकार में छोटे होते हैं उसे 70S कहा जाता है, और जो आकार में बड़े होते हैं उसे 80S कहा जाता है। राइबोसोम के बारे में याद रखिएगा कि राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक का नाम 70S और एक का नाम 80S। तो 70S मतलब कम गया, तो 70S मतलब 70S लगा रहेगा, तो S लगा रहेगा, S ऐसे 70 लिखा रहेगा, 70 और S लगा देगा। एक रहेगा 80S। तो 70S में क्या होता है, यह आकार में क्या होते हैं, छोटे होते हैं, जबकि 80S आकार में क्या होते हैं, बड़े होते हैं। बस इससे आप ध्यान रखिएगा कि राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक 70S और एक 80S। ये हमारा था राइबोसोम के बारे में। और एक जो बच गया माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, इसको सुन लीजिए आप लोग। एक टॉपिक छूट गया है, उतना जगह नहीं था तो आप सुन लीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एक कोशिका का ही अंग है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, जितना भी भोजन हम ग्रहण किए सब जाकर जमा होता है, जो प्रोटीन वगैरह हो गया वहाँ पर जाकर भोजन जो है, एनर्जी जो होता है जमा रहता है। वहाँ 38 ATP के रूप में जो ऑक्सीकरण की क्रिया करते हैं, तो 38 ATP के रूप में जो है ना एनर्जी मुक्त होती है, और वहाँ पर जो हमारे शरीर को विभिन्न विभिन्न अंगों तक पहुँचाने का कार्य करती है। माइटोकॉन्ड्रिया को बिजली घर भी कहते हैं। बिजली घर क्यों कहते हैं सर, क्योंकि यहाँ पर जितने भी जो है पावर हाउस इसको कहता है बिजली घर, या उसे ऊर्जागृह भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में सारा एनर्जी बनकर जमा रहता है, और जिस व्यक्ति को जहाँ जो चीज़ जरूरत पड़ेगा वहाँ पर एनर्जी ला कर देता है। जैसे कि मान लिया है अभी हमारा जो जीव ज़्यादा चल रहा है, ऐसे हो रहा है, तो हमको ज़्यादा जीव की ज़रूरत है, ऊर्जा। तो ऊर्जा हमें कहाँ से मिलेगी, माइटोकॉन्ड्रिया से। तो हमारा शरीर का जितना भी कोशिकाएं हैं सभी जो है आकर के जीव के पास माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया में जो जमा है 38 ATP के रूप में ऊर्जा, वो हमारे जीव को मिलेगा। यदि आप हाथ से लगातार कार्य करें तो आपको हाथ को जो है, आपका हाथ को जो है क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। तो हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया का यही काम है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस या तो क्या कहते हैं, बिजली घर कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। एक और बच गया लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होते हैं, लाइसोसोम का काम ही है, ये बीज की थैली होती है, बीज की थैली नुमा संरचना होती है। इसमें क्या होता है कि जब कोई कोशिका के अंदर जितने भी अंग हैं, कोशिका के अंदर यह देखते रहता है कि यदि कोई कोशिका के अंदर कोई कार्य नहीं कर रहा है तो यह पहले समझाता है कि देखो तुम अपना काम करो, कर्तव्य पर ध्यान दो। यदि ऐसा नहीं सुनता है, उसकी बात को कोई नहीं मानता है, तो लाइसोसोम क्या करता है, खुद फट जाता है, खुद अपने आप को फाड़ लेता है, अपने शरीर को फाड़ लेता है। फाड़ने के बाद विष का थैली जो है पूरा कोशिकाओं में फैल जाता है, और जब पूरी कोशिकाओं में विष भर जाता है तो वह कोशिका की मृत्यु हो जाती है, और फिर एक नए कोशिका का जन्म होता है। तो कोशिका क्या है, स्वजनन की क्षमता होती है, या स्वतः जन्म होते हैं। ये अगला वीडियो में देख लीजिए आप लोग, कोशिका का डिटेल दिया हुआ रहेगा, तो कोशिका में समझाए थे। अब इसमें क्या होता है कि जब
फट जाता है कोशिका के अंदर लाइसोसोम तो कोशिका की क्या हो गई, हत्या हो गई। तो इसीलिए लाइसोसोम को कहते हैं आत्महत्या की थैली, जिसे सुसाइड बैग के नाम से जाना जाता है। आप लोग याद रखिएगा, लाइसोसोम को सुसाइड बैग अर्थात आत्महत्या की थैली के नाम से भी जानते हैं। किसको? लाइसोसोम को। एक होता लाइसोजाइम होता है जो हमारी लार में पाया था। लाइसोजाइम और लाइसोसोम में अंतर है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कैसा लगा आपको वीडियो? यदि अच्छा लगता है तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाइए, और जो है यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए, ताकि एक तरह से सपोर्ट भी हो जाएंगे और एक तरह से आप जो है मेरे परिवार जुड़ जाएंगे, मेरे चैनल का एक सदस्य बन जाएंगे, और आपको तरह तरह का नया नया जो है जानकारियाँ देते रहेंगे। और आपका यदि आता होगा तो अच्छी बात है, ना आता होगा तो कुछ तो सीखेंगे ज़रूर। हमसे जुड़े रहिएगा और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको जो है जय हिंद और अपना ख्याल रखिए। बाय।